नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड। हमने इसके वेरियस कॉन्सेप्ट्स पहले डिस्कस कर लिए हैं पार्ट 1 में। डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड। डिमांड हम पहले ही जानते हैं, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, हमने पहले डिस्कस कर लिया पार्ट 1 में इसके वीडियो में। और फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल और आपका जो सरप्लस अनएम्प्लॉयमेंट है, सारे डिस्कस कर लिए टॉपिक्स। आप उस वीडियो को जरूर देखिए इस वीडियो को देखने से पहले। उसके साथ हमने उसमें डिस्कस किया था कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, कॉन्सेप्ट उसका, एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिटेल में उसमें दिखाया गया है, बताया गया। आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ओके, सो आज डिस्कस करेंगे डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड, इनके कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस और मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए एक ही डायग्राम से हम मेजरमेंट सीखेंगे कैसे करते हैं, और बहुत इजी है आपके लिए। और एक ही डायग्राम होता है, बुक में बहुत सारे डायग्राम दिए होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे आपको नहीं समझने, बस एक डायग्राम समझ लो, सारे डायग्राम समझ में आ जाएंगे। ओके, सो जेएम कीन्स यानी जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा है कि एग्रीगेट डिमांड इज एफिशिएंट व्हेन इट इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एफिशिएंट कब होती है, जब एग्रीगेट सप्लाई से वो कम होती है। कौन सी एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एग्रीगेट सप्लाई जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बराबर होती है, यानी जब वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है सप्लाई, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की सप्लाई कौन सी होती है, जब कोई भी रिसोर्सेस अनयूटिलाइज नहीं है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, उस पर जो सप्लाई होती है उससे एग्रीगेट डिमांड कम होती है, उसको क्या कहेंगे, डेफिशिएंट डिमांड कहेंगे। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट की जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या कहलाएगी, एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एंड उससे कम वाली जो होगी वो होगी डेफिशिएंट डिमांड। तो मेजरमेंट के साथ हम इसे देखेंगे होता क्या है। यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को कैसे बनाया गया जरा देख लेते हैं हम। कुछ नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल है। ये देखिए, आप दो एक्सिस ड्रॉ करिए, एक को ओ एक्स बना दीजिए, ओ एक्स यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ओ वाई आपकी वर्टिकल एक्सिस बन गई। अब 45 डिग्री का एंगल लीजिए, ओ लीजिए ओरिजिन, और यहाँ 45 डिग्री एंगल, जानते हैं सब लोग आधा, मतलब जब ऐसे हो तो इसका आधा काट दो तो 45 डिग्री बन जाता है। तो 45 डिग्री एंगल ले लो, अंदाज से थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो गया हो देख लेना आप लोग। तो ये 45 डिग्री एंगल ले लिया हमने यहाँ पे, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको हम एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। यानी ये आपकी जीडीपी जैसे से इंक्रीज होगी, ये सप्लाई आपकी बढ़ती जाएगी, और एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो गया हमारा। इसी को हम इनकम कर्व भी कहते हैं। ओके, तो इनकम कर्व बनाना बिल्कुल आसान है, 45 डिग्री लाइन बना दो, जब भी इनकम कर्व बनाना हो 45 डिग्री लाइन बना दो, आपका इनकम कर्व बन जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। अब कोई भी एक पॉइंट ले लो, यहाँ पर ए ले लेते हैं, एक पॉइंट हम अपना यहाँ पे ले लिया, चलो ए ले लिया, और इस पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो इस एग्रीगेट सप्लाई कर्व को काटती हुई निकल जाती है। अब ये काट, जहां पे ये दोनों लाइन मिलती हैं, काटती हैं, हम इस पॉइंट को ई बोल देते हैं, नाम रख दिया हमने। अपनी अपनी मर्जी, आप एफ रखो, पी रखो, कुछ भी नाम रख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप घबराइएगा नहीं, इनको रखने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो कर्व है, हम ये तो सप्लाई कर्व था, इसको काटता हुआ जो जा रहा है एग्रीगेट डिमांड कर्व है। अब एग्रीगेट, सॉरी डी लिखना है मुझे यहाँ पे, डी, दिस इज एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब इसको हम नाम रख देंगे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कौन सी एग्रीगेट डिमांड है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, और ये एग्रीगेट सप्लाई है, तो एग्रीगेट डिमांड कहाँ, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बन गया हमारा, और ये ई क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का हमारा इक्विलिब्रियम है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम आ गया हमारा, ये एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर यहाँ पे एफ नहीं लिखा आपने तो गड़बड़ हो जाएगी, एफ जरूर लिखिएगा, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का, और नहीं तो लिख दीजिएगा फुल एम्प्लॉयमेंट पूरा लिख दीजिएगा। मेरे पास जगह नहीं है, आपके पास बहुत सारी जगह रहेगी एग्जाम में, आप लिख सकते हैं। ओके, अब क्या होगा, हमने क्या देखा, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज एफिशिएंट व्हेन इट इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की एग्रीगेट सप्लाई कौन सी है, ये वाली है, ई है, इससे कम होना है। तो अब हम क्या करेंगे, कम करना है तो हम नीचे बिलो, इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट बी ले लिया, अब इसके नीचे चलो और एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है, इसके पैरेलल यानी बराबर डिस्टेंस पे, ऐसे। अब एक लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ कर दी, इसके नीचे ड्रॉ कर दी, बहुत आसान है ड्रॉ करना। अब इसे क्या, ये तो फुल एम्प्लॉयमेंट की एग्रीगेट डिमांड थी, एडी फॉर एग्रीगेट डिमांड, एएस फॉर एग्रीगेट सप्लाई। और ये कौन सी एग्रीगेट डिमांड, प्लान्ड, मतलब असल में तो हमने सोचा था कि इतनी होगी, या फुल एम्प्लॉयमेंट के
लेवल के लिए हमें कितनी एग्रीगेट डिमांड चाहिए ताकि हमारे सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉय हो जाए। यानी डिमांड जब बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है ना, पहले हमने सीखा पहले वीडियो में, इसके पार्ट 1 में। अगर डिमांड कम रह जाए तो फुल एम्प्लॉयमेंट से कम रह जाएगी, तो प्लान्ड हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो नीचे होता है, लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर का, तो क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड होती है। डेफिशिएंट डिमांड दिखाने के लिए, लेकिन अब कितनी है डेफिशिएंट डिमांड? अब देखो यहाँ पे हमने ये किया है ADF, फुल एम्प्लॉयमेंट की बनाई थी हमने, देखो वही डायग्राम है। अब हमने बी पॉइंट लिया और नीचे एक लाइन बिलो इसके नीचे ड्रॉ करी है, और ये प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है हमारी। अब ई पॉइंट ये है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब क्या हुआ है, ये जो पॉइंट है, अब ये जो नई लाइन आई थी ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही थी, इसको हम आपका G दे सकते हैं, मैं F नहीं दूंगी क्योंकि F मैंने यहाँ दे रखा है पॉइंट, तो G दे सकते हैं। आप अपनी मर्जी से पॉइंट देना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट्स का कुछ नहीं होता, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट सही आने चाहिए, यानी जहां काट रहे हैं या जहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ये आ गया G पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं आप। अब G पॉइंट पे क्या हो रहा है, हमारी रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं होंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। चलो हम अब जो इन दोनों के बीच का गैप है, देखिए गैप तो बराबर है, यहाँ से यहाँ सब ये गैप बराबर है कि नहीं, हमेशा बराबर है। अब जो गैप है कहीं से नाप लो, यहाँ से भी नाप सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से नापते हैं, ये ज्यादा आसान है। तो हमने क्या किया, ई पॉइंट पर हमने एक लाइन ड्रॉ की, ई पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ की है, यहाँ नीचे ले आओ और यहाँ पे एफ लिख दो। क्यों लिखा है एफ मैंने, कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का इक्विलिब्रियम है, इस ई को ही हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम कहते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, पढ़ा था यानी कि। अब इसका डायग्राम हमने बना लिया, ई इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने एफ लिख दिया। यहाँ हमने क्या लिखा है, ई इनकम और जीडीपी, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की जीडीपी हमें मिल रही है, यानी कि अब कोई बंदा हमारा जो काम करना चाहता है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, वो बेरोजगार नहीं है। जो लोग काम करना चाहते हैं, ये आप पिछला कॉन्सेप्ट देखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो जो काम करना चाहते हैं वो कोई बेरोजगार नहीं है, हमारे सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो चुके हैं, अब हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, यानी कि हमारी जीडीपी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि अब रिसोर्सेज ही नहीं है भाई। जब हम काम ही नहीं कर सकते, हमारे पास ना लैंड बची, ना रॉ मटेरियल बची, ना लोग बचे काम करने को, तो हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे कैसे? अब प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता। जैसे कि अगर हमारे पास एक पैकेट ब्रेड का है, उसमें 6 सैंडविच बन सकती हैं, और हमारे सारे पैकेट, हमने जो ब्रेड का पूरा पैकेट यूज कर लिया, तो अब तो सैंडविच बन ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास ब्रेड ही नहीं बची। इसी तरह जब इकोनॉमी में रिसोर्सेज नहीं बचते तो प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ सकता। तो यही हाल है यहाँ पे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की हमारी जीडीपी हमें मिल चुकी है, और ये क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम है। और ई और पी के बीच का जो गैप है, जहां डिमांड आपकी नीचे आ गई है, वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे गिर गई डिमांड, तो क्या है, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है। और ये जो गैप है इनके बीच का, यही कहलाता है आपका डेफिशिएंट डिमांड। कितना इजी है देखिए, है ना। और ये जो गैप है, ये डेफिशिएंट डिमांड है, लिख लो डेफिशिएंट डिमांड, मैंने बना के दिखाया। अब क्या है, अब आप क्या कर सकते हैं, जी पॉइंट ये लिया है, हम इस पे बाद में आएंगे, देखिए हमें कॉन्सेप्ट और पढ़ना पड़ेगा, जब आएंगे। तो ये समझ में आया, एग्रीगेट सप्लाई डिमांड प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड है। जब फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे आ जाती है एग्रीगेट डिमांड, तो क्या होती है, वो आपकी डेफिशिएंट डिमांड को बढ़ावा देती है या जन्म देती है। अब आते हैं हम कॉजेस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड पे। कॉजेस आपकी 2 सेक्टर इकोनॉमी में, 4 सेक्टर। 2 सेक्टर कौन सी होती है इकोनॉमी, जहां पे सिर्फ फर्म्स और हाउस होल्ड होते हैं, और 4 सेक्टर इकोनॉमी वो होती है जहां पे गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर भी आते हैं। इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम अपना। अब देखिए 2 सेक्टर इकोनॉमी जहां सिर्फ फर्म्स और हाउस होल्ड है, उसमें क्या है, कॉज क्या है, इसके कारण क्या है, रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब कभी लोग बाजार में खर्चा करना कम कर देते हैं, चीजें कम खरीदते हैं, एक्सपेंडिचर कम करते हैं, तो आपकी डिमांड कम हो जाती है मार्केट में, यानी कि लोग कम खरीदारी करेंगे तो ऑब्वियसली कम डिमांड। जैसे कोरोना के टाइम अभी हो रहा है, कोरोना चल रहा है, धीरे धीरे लोग बाजार में जा तो रहे हैं पर डिमांड ज्यादा नहीं कर रहे, क्योंकि कम लोग डिमांड कर रहे हैं, मार्केट में डिमांड कम हो चुकी है, इसी वजह से प्रोडक्शन कम होते जा रहे हैं और लोगों की जॉब जाती जा रही है। बहुत सारे जॉब कट्स हुए हैं, बहुत लोगों ने अपनी नौकरी खो दी। तो आप तो प्रैक्टिकल आपका देख सकते हैं इकोनॉमी में क्या हो रहा है, डेफिशिएंट डिमांड से डिमांड कम हो रही है आपकी, कम लोग काम पे जा पा रहे हैं। रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, बॉटल होगी, ब्रेड, बिस्किट, कपड़ा वगैरह यूज करते हैं। लेकिन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखिए, मकान पे जो हम खर्चा करते हैं यानी मकान खरीदते हैं, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। अब रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अब जो फर्म्स हैं या हाउस होल्ड हैं, जो भी आपके प्रोडक्शन के लिए प्लांट मशीनरी खरीदते हैं, किसी फर्म में फैक्ट्री में पैसा लगाते हैं, कोई मशीन प्रोडक्शन के लिए खरीदते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदी अपने अखबार छापने के लिए, तो वो क्या है,
इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, यानी हम प्रोडक्शन करेंगे और मुनाफा कमाएंगे, ठीक है। अगर ये दोनों कम हो जाते हैं तो क्या होगी, डेफिशिएंट डिमांड। अब 4 सेक्टर इकोनॉमी में ऐड कर लो इसी को। रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट क्या क्या खर्चा करती है भाई, हमारी ओल्ड एज पेंशन पे खर्चा करती है, रोड्स बनाती है, रेलवेज बनाती है, जो भी खर्चा करती है, हॉस्पिटल्स है और पब्लिक जो वर्क्स हैं वो सारे करती है, वो सब खर्चा कम कर दे। या फिर डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स, हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो निर्यात कर रहे हैं, आयात में निर्यात कर रहे हैं, वो कम हो जाए। अब जब निर्यात हम कम करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज कम मिलेगा। फॉरेन एक्सचेंज कम मिलेगा यानी कि हमारी जो प्रोडक्ट्स की डिमांड थी फॉरेन नेशंस में वो कम हो गई, तो वो भी डेफिशिएंट डिमांड है। राइज इन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स क्या होते हैं, जो हम बाहर के देशों से खरीदारी करते हैं वो होती है इंपोर्ट्स हमारे। अब हमारा देश अगर इंपोर्ट करने लग जाए, इसका मतलब क्या है कि हम क्या करें, दूसरे देशों का माल खरीद के यूज कर रहे हैं। अब मुनाफा किसको होगा, दूसरे देश के प्रोड्यूसर्स को होगा। तो उस केस में क्या है, हमारी अपनी चीजों की डिमांड तो घट गई ना, तो हमारी फिर से डेफिशिएंट डिमांड हो गई। देखिए, अगर हम अपनी इंडिया के प्रोडक्ट्स यूज ना करके अमेरिका की करना शुरू कर दें तो वहां के प्रोड्यूसर्स को फायदा हो जाएगा। प्रॉफिट किससे होगा, वहां के प्रोड्यूसर्स को। और हम अपने प्रोड्यूसर्स, हम अपने कॉस्मेटिक्स या कुछ भी चीजें हैं प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे हैं, आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें, तो लॉस किसको होगा, इंडिया को होगा। तो इंडिया को लॉस हो रहा है क्योंकि हम अपना माल यूज नहीं कर रहे, बाहर से मंगा के माल यूज कर रहे हैं। तो इंपोर्ट्स अगर बढ़ते हैं तो भी हमारे देश की डिमांड कम हो जाती है, इसी को डेफिशिएंट डिमांड कहेंगे। इंक्रीज इन टैक्स रेट्स, अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है, अगर मान लीजिए एक समोसा जो 10 रुपए का मिलता है 15 रुपए का मिलना शुरू हो जाए, तो हम समोसे थोड़ा खाना कम करेंगे। ये तो बहुत बेसिक चीज है। बॉटल, अगर जो बॉटल आज हमें 1000 रुपए की 800 की मिलती है, अगर वही 2-3 हजार की मिलने लग जाए, जैसे मिल्टन की है या सेलो की बॉटल्स हैं, तो 2-3 हजार की बॉटल हम थोड़ा खर्चा तो कम करेंगे, अच्छी तरह यूज करेंगे अपनी बॉटल्स को। तो इंक्रीज इन टैक्स रेट्स, टैक्स जब भी बढ़ते हैं लोगों का जो कंजम्पशन है, डिमांड घट जाती है, तो वो भी कारण है डेफिशिएंट डिमांड का। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस पे। कॉन्सिक्वेंसेस यानी इसके जो इफेक्ट्स हैं, क्या होगा अगर डेफिशिएंट डिमांड इकोनॉमी में होती है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, EQ लिख देती हूं मैं, चलो पूरा लिख देते हैं, इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब आते हैं वापस डायग्राम पे। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होगा, देखिए ये तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था E, जब एग्रीगेट डिमांड आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे होती है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की थी, अब ये नीचे है, तो क्या होगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट इसका बदल जाएगा। एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई कहां काटेंगे एक दूसरे को, G पॉइंट पर काट रहे हैं, जैसे ये पॉइंट था हमारा। अब इससे नीचे आइए, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की जीडीपी थी हमारी, और ये अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल की जीडीपी है, नीचे आ जाइए इस पे ऐसे, ठीक है। डॉटेड लाइन बनाई हमने, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट के, आप इसे यू कर दो, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये फुल एम्प्लॉयमेंट, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी कि हमारी इकोनॉमी अब कम प्रोडक्शन करेगी और कम लोगों को रोजगार देगी, यानी कि प्रोडक्शन भी कम हो गया, रोजगार भी कम हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेक्स्ट, डिफ्लेशनरी गैप। अब हमने कहा था ये डेफिशिएंट डिमांड है, ठीक है। डिफ्लेशनरी गैप यानी कि अगर डिमांड कम हो जाती है इकोनॉमी में तो क्या होगा, लोगों को लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्शन हाउसेस को या प्रोड्यूसर्स को लॉसेस होने शुरू होंगे, लॉस होंगे तो वो लोगों को काम से निकाल देंगे, यानी कि क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, और इसके साथ फिर से अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों की इनकम कम होगी, फिर से डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग जब इनकम कम होती है तो कम खरीदारी करेंगे, इनकम कम होती है लोगों की डिमांड कम होगी, फिर से जॉब कट्स होंगे, ये क्या होगा, ये डिप्रेशन में चली जाएगी इकोनॉमी, यानी कि रिसेशन आ जाएगा इकोनॉमी, जैसे कि इस समय हो रहा है। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं और वो कम डिमांड कर रहे हैं, फिर से कंपनीज को कम घाटा हो रहा है, वो और लोगों को निकालते जा रहे हैं, तो ये रिसेशन चल रहा है हमारी इकोनॉमी में, इस समय इंडिया नहीं बाकी सारे देशों में भी चल रहा है। डिफ्लेशनरी गैप हमने देख लिया, ये जो गैप है यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बीच में और अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल के बीच में जो गैप है, इन दोनों लाइनों के बीच में, इसी को हम डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं, यानी कम हो गई डिमांड हमारी, और ये हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। अब उसके बाद आएगा अनडिजायर्ड स्टॉक्स। भाई जब कंपनी प्रोड्यूस कर रही है वो सारा माल नहीं बिक पाएगा तो स्टॉक बन जाएगा, यानी कि वो बहुत सारा उनके पास जो माल है वो इकट्ठा हो जाएगा, जो नहीं बिका है बाजार में, जो नहीं बिकता माल क्या होगा, वो लोग अपने गोडाउन में भर जाएंगे, तो गोडाउन उनके भरते चले जाएंगे, तो अनडिजायर्ड स्टॉक, यानी वो डिजायरेबल नहीं है, वो नहीं चाहते वो डेवलप हो, वो चाहते हैं माल बाजार में बिके, लेकिन उनका बिक नहीं रहा तो अनडिजायर्ड स्टॉक्स डेवलप हो जाएंगे।
लॉस ऑफ प्रॉफिट, जब स्टॉक डेवलप होंगे यानी माल बिक नहीं रहा तो उन्हें प्रॉफिट कहां से मिलेगा भाई, तो प्रॉफिट उन्हें नहीं मिलेगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट में कटौती हो जाएगी। अब आते हैं एक्सेस डिमांड क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी, एक्सेस डिमांड। अब देखिए ये तो डेफिशिएंट डिमांड थी, अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड नीचे जो कर्व था एग्रीगेट डिमांड वो नीचे आ गया फुल एम्प्लॉयमेंट से, क्या हुई थी डेफिशिएंट डिमांड, डिमांड कम हुई, इसका उल्टा अगर कर दे तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड हो जाएगी। बहुत सिंपल है, इसको सिर्फ हमें कर्व को ऊपर ले जाना है, ठीक है। अब हम कर्व नीचे नहीं लाएंगे, हम ऊपर ले जाएंगे, इसके ऊपर लाने के लिए हमें कर्व को क्या करना पड़ेगा, देखो बिल्कुल सिंपल है, फिर से एग्रीगेट ये बनाओ, वही सेम डायग्राम है, घबराना नहीं, ओ एक्स बनाया, वाई बनाया, एक 45 डिग्री लाइन खींच दी, इसको एग्रीगेट सप्लाई कर्व बना दिया। अब हम पहले क्या करेंगे, हम पहले भी हमने फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड ड्रॉ की थी, अब एग्रीगेट डिमांड ए से ली, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की हमने ड्रॉ कर दी, एडीएफ बना दी, बिल्कुल सिंपल है। एडीएफ पे हमने क्या किया, ई बनाया, इक्विलिब्रियम है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, हमने नीचे एक लाइन ड्रॉ की, ये फुल एम्प्लॉयमेंट की थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, एग्रीगेट डिमांड की जब नीचे बनाया था तो डेफिशिएंट डिमांड की ऊपर बनाएंगे, अब कर्व हम उल्टा करेंगे, हमने एक कर्व बी पॉइंट लिया और एग्रीगेट डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की एडीएफ उसके ऊपर एक कर्व बना दिया ऐसे, जो एग्रीगेट सप्लाई को यहां काटता है, आप इसको एम कर लो, ठीक है, मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट, अपना आपकी मर्जी है जो भी आप नाम देना चाहें, आप अपने डायग्राम को अपना नाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, अब डिमांड क्या हो गई, देखिए अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑलरेडी है, यानी कि सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है, तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा नहीं, सिर्फ डिमांड बढ़ सकती है। देखिए जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट पूरा मिल जाता है, जब सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है तो उनकी इनकम बढ़ती है, जब इनकम बढ़ती है तो वो ज्यादा से ज्यादा कमोडिटीज अपनी मार्केट में डिमांड करते हैं, जब डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है लोगों की तो क्या होता है, जो ऑलरेडी जो कमोडिटीज हैं प्रोड्यूसर्स के पास उन पर प्रेशर पड़ता है, वो प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं सकते तो क्या करेंगे, वो दाम बढ़ा देंगे। सपोज एक प्रोड्यूसर बेकरी, मैं बहुत छोटा एग्जांपल ले रही हूं, 100 पैकेट ब्रेड के बनाता है, उसकी कैपेसिटी इतनी है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर कॉलोनी में ब्रेड की डिमांड ज्यादा बढ़ जाए तो जो पैकेट ब्रेड का मिल रहा था आपका 20 रुपीज का, उसके दाम में 25 कर देगा कि नहीं कर देगा, ताकि कम लोग खरीदारी कर सकें, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता। अगर और डिमांड बढ़ जाए लोगों की, अब इनकम भी तो बढ़ रही है लोगों की, यहाँ कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो माल को बढ़ा नहीं सकता, प्रोड्यूस तो कर नहीं सकता, लेकिन उसके पास कैपेसिटी उतनी ही है। अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे दाम 25 से आपका 28 कर देगा, फिर 30 कर सकता है, ऐसे ऐसे दाम बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर अब पूरे एम्प्लॉयड है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो लोगों के पास पैसा भी है। अब क्या होगा कि ये आपका डिमांड जो है एक्सेस होती जा रही है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो ये अब क्या करेंगे हम, अब ये क्या हुआ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, अब ये इक्विलिब्रियम क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट से अब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, लेकिन अब इसमें इक्विलिब्रियम नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो गैप है, ये देखिए गैप, इन दोनों लाइनों के बीच का गैप है ई, अब यहाँ पे एक्सेस कर दो, ई तो ये है, अब आप इसको कोई भी नाम दे दो, इसको एस दे दो सपोज नाम, अब ई एस जो गैप है हमारा, ये क्या है, हमारी एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड, बहुत बिल्कुल सिंपल है। जब आप कर्व ऊपर चला जाएगा तो एक्सेस डिमांड दिखाएगा, जब कर्व नीचे आएगा तो वो क्या दिखाएगा, डेफिशिएंट डिमांड। तो कर्व हम ऊपर ड्रॉ कर दें, यहाँ पे एक कर्व हम यहाँ बना सकते हैं, ऐसे हमने करा, और ये जो गैप है हमारा, यही क्या है, हमारी एक्सेस डिमांड है। तो एक ही डायग्राम से हमने देख लिया एक्सेस डिमांड, और इसी एक्सेस डिमांड को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप। अब देखिए कितना सिंपल है, जब एग्रीगेट डिमांड आपके नीचे थी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के, तो डेफिशिएंट डिमांड थी, डिफ्लेशनरी गैप, इसको डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं आप, डिफ्लेशनरी गैप नीचे वाले को। और जब एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर चला गया फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, तो वो क्या होगी, एक्सेस डिमांड, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल जो होता है वही इकोनॉमिकली अच्छा होता है, जहां पे सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हो जाते हैं और जीडीपी मैक्सिमम होती है। उसके बाद जीडीपी नहीं बढ़ पाती है आपके, सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ता है, आपका बूम आ जाता है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और लगातार वो वेज स्पाइरल होता है। आप देखेंगे अब यहाँ पे, अब देखिए कॉजेस क्या है एक्सेस डिमांड के, एक्सेस डिमांड क्या है, एक्सेस डिमांड इज एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई corresponding to full employment level। और full employment level क्या था, ये था, इससे जब ऊपर चली जाए वो
यानी एग्रीगेट सप्लाई को वहां काटे जहां वो फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर है, तो क्या होगा, हमारा एग्रीगेट डिमांड एक्सेस में हो जाएगी। कॉजेस क्या है इसके, मैंने यहां लिखा है कॉजेस अपोजिट टू डेफिशिएंट डिमांड, यानी कि जो कॉजेस हमने डेफिशिएंट डिमांड के पढ़े हैं उनका अपोजिट लिख देना। आप एग्जाम में बहुत सिंपल है, बस इन्हें याद कर लो और इनके अपोजिट यहां लिखना। यहां अगर रिडक्शन है तो वहां इंक्रीज लिख देना आप लोग एक्सेस डिमांड में, उल्टा है बस इसका, कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझ ही गए होंगे, इसको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इन इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी लोग ज्यादा ज्यादा खर्चा करेंगे तो होगा, प्रोड्यूसर्स ज्यादा ज्यादा मशीन खरीदेंगे, प्रोडक्शन सर्विसेज देंगे तो ज्यादा आपकी एक्सेस डिमांड हो जाएगी। फोर्थ सेक्टर में इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो जाए, गवर्नमेंट ज्यादा ज्यादा खर्चा करेगी, टैक्सेस कम हो जाएंगे, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट्स घट जाएंगे। इस तरह के सारे कॉजेस जो होते हैं वो एक्सेस डिमांड को जन्म देते हैं। हमने पढ़ लिया है, तो देन आपका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, या कि इसके जो इफेक्ट्स हैं इकोनॉमी पे, इसका प्रभाव क्या होगा वो देखते हैं हम। इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा। अब देखिए इन्फ्लेशनरी गैप हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, अगर डिमांड कभी एक्सेस होती है तो इन्फ्लेशन आ जाएगा इकोनॉमी में, क्योंकि लोग ज्यादा ज्यादा खरीदारी करेंगे और प्राइसेस बढ़ेंगे इसकी वजह से, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता अब, क्योंकि सारे लोग रोजगार पे लग चुके हैं। अब कोई बंदा आपको ना तो काम करने के लिए मिलेगा, ना ही आपके पास कोई रॉ मटेरियल जिससे आप ज्यादा चीजें बना सके। तो क्या होगा, सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे आपके। स्टैटिक जीडीपी, अब देखिए अगर आपका प्रोडक्शन के लिए कोई रॉ मटेरियल नहीं है, आदमी नहीं है, कुछ प्रोडक्शन करने के लिए कोई बंदा ही नहीं बचा, तो आप प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो जीडीपी आपकी स्टैटिक हो जाएगी, जीडीपी नहीं बढ़ने वाली, यानी प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला, सिर्फ इन्फ्लेशन आएगी। यानी सिर्फ झूठी जीडीपी आपको दिखाई देगी, नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगी, आपकी रियल जीडीपी नहीं बढ़ेगी, यानी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। एक्सेस डिमांड, वेज प्राइस स्पाइरल, तो एक्सेस डिमांड जो होता है वेज प्राइस स्पाइरल को जन्म देता है। वेज प्राइस स्पाइरल एक ऐसा चक्रनुमा एक वो होता है आपका स्ट्रक्चर इकोनॉमी में जो डेवलप हो जाता है, यानी कि जब डिमांड ज्यादा होती है, ठीक है, अब डिमांड का क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि लोगों को सबको रोजगार मिला हुआ है। देखिए हम फुल एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है, लोगों के पास, सबके पास रोजगार, उनकी ज्यादा ज्यादा इनकम है, लोग डिमांड ज्यादा करते जा रहे हैं, तो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। अब क्या होगा, उन्हें सबको पता है रोजगार से तो निकलेंगे नहीं, अब वो अपने मालिकों पे दबाव डालते कि हमारी सैलरी बढ़ा दो, क्योंकि उन्हें पता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, अब नौकरी से निकलेंगे नहीं। अब जब सैलरी बढ़ती है तो क्या होगा, फिर उनकी और परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, मतलब उनके हाथ में पैसा है तो और खर्चा करेंगे। जब खर्चा करेंगे तो प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता, तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, दाम बढ़ा देंगे, प्राइस बढ़ गए, वेज बढ़ी, उसकी वजह से प्राइस बढ़ गए, प्राइस बढ़े, फिर से जब प्राइस बढ़ेंगे तो लोग कहेंगे हमारी सैलरी और बढ़ाओ, क्योंकि हमें चीजें खरीदनी है, फिर से वेज बढ़ेगी, फिर से प्राइस बढ़ेंगे। तो इस तरह क्या होगा, ये वेज बढ़ेंगी तो प्राइस बढ़ेगा, फिर से प्राइस बढ़ा तो फिर से वेज बढ़ाने के लिए दबाव पड़ेगा कंपनीज पर, फिर से वेज बढ़ी, फिर से लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, फिर से लोग प्राइस बढ़ा देंगे, प्रोड्यूसर प्राइस बढ़ाएगा फिर से। तो ये जो स्पाइरल है, स्पाइरल कहते हैं एक गोलाकार, यानी उसके एक कारण दूसरे कारण को जन्म देता है, तो ये वेज प्राइस स्पाइरल आपका हो जाएगा। देन लॉस ऑफ प्रॉफिट, इस चक्कर में सारे प्राइस बढ़ाने के चक्कर में, वेजेस बढ़ाने के चक्कर में प्रोड्यूसर्स को लॉस होना हो जाएगा शुरू, और इकोनॉमी आपकी इन्फ्लेशन में जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, आपका नॉर्मली क्या होता है, इन्फ्लेशन के बाद में फिर रिसेशन या डिफ्लेशन आता जरूर है, ये हमारे बिजनेस साइकिल्स में हम पढ़ेंगे, यहाँ तो नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया है। बस सिंपल आपको याद रखना है, एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाना है मेजरमेंट के लिए, और डिमांड कर्व फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की पहले बना लेना। जब डिमांड, जो प्लान डिमांड है आपकी, जो लोग प्लान कर रहे हैं, असलियत में जो हो रहा है, वो प्लान जो कर रहे हैं वो नीचे होगा आपका एग्रीगेट डिमांड, तो क्या होगा, डिफ्लेशन होगा, यानी डिफ्लेशनरी गैप आएगा, डेफिशिएंट डिमांड होगी, डिफ्लेशनरी गैप होगा। और अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर चला जाए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, प्लांट जो एक्सपेंडिचर है ऊपर चला जाए, तो आपका इन्फ्लेशन होगा, एक्सेस डिमांड होगी। बिल्कुल सिंपल है, एक ही डायग्राम से ऊपर कर लो तो एक्सेस डिमांड, नीचे ले आओ तो आपकी डेफिशिएंट डिमांड होती है। डेफिशिएंट, डी फॉर डिफ्लेशन एंड डी फॉर डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस एंड इन्फ्लेशन, एक्सेस होगी तो इन्फ्लेशन होगा। तो सिंपली ये समझ में आ चुका है आप लोगों को होपफुली, एंड कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो, थैंक यू।